अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 4 मुलजिमीन की पूछताछ दूसरे दिन भी जारी रखी। प्रवीण कुमार, राजशेखर रेड्डी, एल ढाकिया और राजेश्वर नायक को दूसरे दिन पूछताछ के लिए CCS के दफ्तर से SIT के दफ्तर लाया गया। शहर की एक अदालत ने हफ्ते को 3 दिनों के लिए 4 मुलजिमीन को पुलिस की तहवील में दे दिया था। SIT जिसने पहले ही इस मामले में 13 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था, इम्कान है कि तहकीकात के दौरान मजीद चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेगी। सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजिमीन प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च को मजीद 3 मुलजिमीन शमीम, डी रमेश कुमार और एन सुरेश को गिरफ्तार किया गया था। शमीम और रमेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजिमीन हैं, जबकि सुरेश साबिक आउटसोर्सिंग मुलाजिम हैं। इन तीनों ने असल मुलजिम के पास से पर्चे सवालात खरीदने के बाद गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मुनक़िदा ग्रुप 1 फिल्म्स में 100 निशानात हासिल किए थे। SIT ने 3 मुलजिमीन को 6 दिन के लिए तहवील में देने की ख्वाहिश की। अलावाजी गुज़िश्ता रोज SIT ने ऐसे कई उम्मीदवारों से पूछताछ की जिन्होंने ग्रुप 1 के इम्तिहान में 100 से ज्यादा नंबर हासिल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दिल्ली शराब मामले में BRS लीडर के कविता की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कविता ने ED के समन के खिलाफ ये दरखास्त दाखिल की थी। कविता दिल्ली शराब पॉलिसी मामले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ED की जानिब से तलबी पर 3 मरतबा मरकजी एजेंसी के सामने हाजिर हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला M त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच ने उनकी अर्जी की समाअत की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और विक्रम चौधरी ने कविता की तरफ से बहस की। कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि जब कविता मुलजिम नहीं है तो उन्हें पूछताछ के लिए कैसे बुलाया जा सकता है। उन्होंने दरखास्त की कि कविता को जारी करदा ED समन को मंसूख किया जाए और घर पर उनसे पूछताछ की जाए। कविता ने अपनी दरखास्त में कहा कि उनको ED की जानिब से तलब करने के लिए PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफा 50 सेक्शन 50 के तहत जो नोटिसें जारी की गई हैं वो ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 160 से टकराती है। उन्होंने कहा कि उनके वकील की मौजूदगी में उनके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SP राजू ने ED की तरफ से रुजू होते हुए कहा कि मामला आम नौइयत का नहीं है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने पहली मरतबा मुफ्त वाईफाई वाली AC स्लीपर बसों को मुतारिफ किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पोवड़ा अजय कुमार ने विजयवाड़ा रूट पर चलाए जाने वाली नई AC स्लीपर बस का इफ्तिताह LB नगर में किया। TSRTC के सदरनशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन, मैनेजिंग डायरेक्टर VC सचनार और सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। ये बसें कई सहूलियात से लैस हैं। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बस ट्रैकिंग सिस्टम के साथ बस में पैनिक बटन लिखा गया है। बस के अंदर सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं। बस में इत्तेफाकी तौर पर आग लगने की सूरत में उसका पता लगाने का सिस्टम भी लगाया गया। मुसाफिरों के लिए मालूमात पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए फराहम की जाएंगी। बस में हर बर्थ में पानी की बोतल रखने की सहूलत के साथ साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स की सहूलत भी फराहम की गई है। हर बर्थ के पास रीडिंग लैंप भी लगाया गया है। सफर की मंजिल से मुतालिक तमाम इत्तलात बस के सामने और पीछे के हिस्से में LED डिस्प्ले बोर्ड पर पेश किया जाएगा। కూడా సేవలు అందించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ లహరి అనే బ్రాండ్ తోని మరి ఈ స్లీపర్ కోచెస్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని స్లీపర్ కోచెస్ కూడా యాడ్ చేస్తామని చెప్పి కూడా MD గారు చైర్మన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. ఉదాహరణ దాంతో పాటుగా ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ కూడా ఈ సంవత్సరమే మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్ళా TSRTC ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున దాదాపు 1300 ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా యాజమాన్యం చెప్పడం ముదావహం. కొత్తగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఫ్లీట్ మరి తీసుకోవడం అనేది సాహసోపేతమైన నిర్ణయం. చాలా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది దీనికి. అయినా కూడా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో TSRTC పరిస్థితుల్లో కూడా మరి ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం కొత్త బస్సులను యాడ్ చేయాలని చెప్పి ఆదాయం పొందుకొని నూతన బస్సులను కొనుగోలు చేసుకొని తీసుకోవడంలో చాలా ఫాస్ట్గా సాగుతుంది. అన్న భాగంగానే ఇంతకుముందు మరి సూపర్ లగ్జరీ అండ్ రిలాక్స్ బస్సులను కూడా మంత్రులు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. గత 1.5 సంవత్సరం నుంచి మన ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారి నాయకత్వంలో మన
బాగా పెరిగిందని చెప్పడం కూడా చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. మన ఊరు అంతముందు 62 ఉంటే ఇప్పుడు 69 దాకా పెరగడం జరిగింది. ఆదాయం కూడా పెరగడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దీనికి కారణమైన మన ప్రయాణికులందరూ కూడా పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने आज सिलसिला में कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इसके अलावा हुकूमत की जानिब से शुरू करदा दलित बंधु स्कीम के तहत दिए जाने वाले 10 लाख रुपए स्कीम के जरिए रायशवरी और दीगर 2 अफराद की जानिब से कायम की जाने वाली राइस मिल्स का इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने इस मौके पर मुस्तहिकीन को मुबारकबाद पेश की। बाद वज़ीर सनत KTR ने संजीविया नगर में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाया। बाद पार्टी की जानिब से मुनक़िदा आत्मीय सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। KTR ने बताया कि हुजूराबाद के बाद दलित बंधु स्कीम पर सिलसिला में भी अमलावरी का आगाज हुआ और बहुत जल्द रियासत के दीगर अजला में भी दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी को मुमकिन बनाया जा रहा है। మందికి 100 మార్కుల కంటే ఎక్కువ వచ్చినాయని పరికిమాల మగుడు ఆగింది. నేను లెక్కలు తీసుకున్నా. ఆ లెక్కలు మీ ముందు పెడతా ఉన్నా. మొత్తం ఈ కారు కూతలు కూసిన సనాసులు రేవంత్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ మీరు కూడా యాడున్నారో వినురి. మల్యాల మొత్తం మండలం మొత్తం లెక్క జర వినురి కొద్ది ఓపిక ఉంది. మల్యాల మండలం మొత్తంలో 417 మంది అభ్యర్థులు హాజరైంది. మల్యాల ఏది గ్రూప్ 1 పరీక్ష, ప్రాథమిక పరీక్ష ప్రిలిమ్స్. అందులో కేవలం క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు 35 మంది మాత్రమే. మొత్తం మండలంలో క్వాలిఫై అయింది 35. వాళ్ళు ఏమంటారు 100 మందికి 100 మార్కుల పైన వచ్చినాయి అంటారు. మొత్తం జగిత్యాల జిల్లాలో ఒక మల్యాల మండలం కాదు, జగిత్యాల జిల్లా మొత్తంలోనే 100 మార్కుల కంటే ఎక్కువ వచ్చింది ఒకడే ఒక అభ్యర్థికి తప్ప ఇంకెవరికి రాలే. ఇంతకంటే పచ్చవదం ఉంటుందా? మల్యాలనే 100 మందికి 100 కంటే ఎక్కువ వచ్చినాయి. పనికిమాల మాటలు మాట్లాడే రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడ పెట్టుంటో ఇప్పుడు తలే. నేను చెప్పేది వాస్తవం కాదని రుజువు చేసే దమ్ముందా? నేను చెప్పేది అధికారిక లెక్క. నేను లెక్కలు తీసుకొని మాట్లాడుతున్నా. తిరుపతి సొంత ఊరు పోతారంలో ఏమంటారు, ఊరి నిండా వంచిండు, చాక్లెట్లు వంచినట్టు పేపర్ తీసుకుపోయి ఇచ్చిన అమ్ముకున్నాడు మాట్లాడతారు. ఆ లెక్క కూడా తీసినట్టు. పోతారం అనే గ్రామంలో పరీక్షకు హాజరైంది ముగ్గురే అందులో ఒక్కడు కూడా. वज़ीर IT तारक रामाराव के खिलाफ राजन्ना सिलसिला हल्के में BVP के कारकुनों ने एहतजाज किया। उन कारकुनों ने उन गाड़ियों के काफिले में रुकावट पैदा की और हुकूमत, चीफ मिनिस्टर और KTR के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक के मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए KT रामाराव अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। हाईकोर्ट के बरसर खिदमत जज के जरिए इस मामले की तहकीकात करवाई जाए और बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ किया जाए। इस वाक़े के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। ताहम चौकस पुलिस ने उन एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद रियासत के हिंद यूनियन में इंजमाम 17 सितंबर को यौम इंजमाम के तौर पर न मनाने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इल्जामात पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने याद दहानी करवाई कि रियासती हुकूमत ने उस दिन को सरकारी तौर पर कौमी यकजहती के तौर पर मनाया। गुज़िश्ता रोज अमित शाह ने कर्नाटक के बीदर में, जो कबलजी हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, वहाँ एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था कि तेलंगाना हुकूमत यौम इंजमाम हैदराबाद की तकारीब सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि रियासती हुकूमत अवाम की कुर्बानियों को याद करने में नाकाम रही, जिन्होंने निज़ाम की हुक्मरानी के खिलाफ कुर्बानियां दी थी। उनके इस इल्जाम पर रद्दमल जाहिर करते हुए KT रामाराव ने झूठे बयानात पर मरकजी वजीर दाखिला पर तनकीद की और साथ ही उस दिन मनाई गई तकारीब की खबरों पर मुश्तमिल अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जी 1948 में इस दिन हैदराबाद रियासत के हिंद यूनियन में इंजमाम पर 17 सितंबर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। आपकी इस तरह गलत बयानी वजीर दाखिला के ओहदे को ज़ैब नहीं देती।
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि बीजेपी को किसानों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है जिसने काला कानून लाया है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों हुई बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को 10,000 रुपये माली इमदाद दी जा रही है, जबकि इसको नाकाफी करार देते हुए इस पर बीजेपी का एतराज बेमायने है। उन्होंने बीजेपी के कायदीन से ख्वाहिश की कि वो मरकज के पास से हर किसान के लिए 10,000 रुपये की रकम लाए और रियासती हुकूमत हर किसान को 10,000 रुपये देगी। इस तरह हर किसान को 20,000 रुपये हासिल होंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि बीजेपी कायदीन पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा को रियासत में क्यों लागू नहीं किया गया। हरीश राव ने कहा कि पहले इसे अपने वजीर आजम की रियासत में लागू करके दिखाएं। उन्होंने संगारेड्डी जिले में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत अवार्ड की तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि संगारेड्डी जिले के 27 ग्राम पंचायतों ने जिले सतह के अवार्ड हासिल किए हैं। ఇవాళ వడగళ్ళు వానబడి మా జైరాబాద్లో ఎంతో నష్టం జరిగింది. ఆందోళన నియోజకవర్గంలో కూడా కొంత నష్టం జరిగింది. మీరు ఇచ్చే సాయం ఏంటో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటించండి. మీ గుజరాత్ అయితే ఇస్తారు కదా, వేరే రాష్ట్రాలకైతే ఇస్తారు కదా, తెలంగాణకు ఎందుకు తీయరు అని అడుగుతా ఉన్నా. మీరు 157 మెడికల్ కాలేజీలు పెడితే తెలంగాణకు మంచి చేసి చూస్తారు. వరద నష్టం చేయమంటే ఇయ్యరు, వడగళ్ళ వాడబట్టే పైసా సాయం చేయరు. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मुल्क में हर रोज 4,000 अफराद की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रही है। वजीर मौसूफ ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि दिल का दौरे के बाद किए जाने वाले CPR से सिर्फ 2% अफराद ही वाकिफ हैं और 98% अफराद इससे वाकिफ नहीं हैं। इस सिलसिले में बेदारी की ज़रूरत है। उसकी तरबियत हासिल करने वालों को अजला भेजा जा रहा है। तमाम महकमों के अमले को CPR की तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत में 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 1,200 AED मशीनें खरीदने का फैसला किया है। बदलती हुई ग़िज़ाई आदात की वजह से दिल के दौरे में इजाफा हुआ और कोरोना के बाद भी ये ज़्यादा हो रहे हैं। वज़ीर ने कहा कि अवामी नुमाइंदों और सरकारी मुलाजिमीन को भी CPR से आगाह होना चाहिए। आज CPM पार्टी और दीगर जमातों के कई कारकुनों ने पालाकोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में रियासती वजीर अरब अली दयाकर राव की मौजूदगी में BRS पार्टी में शुमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर बात करते हुए अरब अली दयाकर राव ने कहा कि TRS पार्टी समाज के तमाम तबकात की फलाह के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि TRS वाहिद पार्टी है जो अपने सभी अरकान को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी के सभी कारकुनों को जमकर मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात BRS पार्टी जीतते हुए तीसरी बार इख्तियार हासिल करेगी। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने आज सनतनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी के आत्मीय सम्मेलन में शिरकत की। ये इजलास अमीरपेट डिवीजन में मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर बात करते हुए तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि पिछले 75 सालों में रियासत के कई इलाकों को नजरअंदाज किया गया था, खासकर हैदराबाद के कई इलाके नजरअंदाज रहे। रियासती हुकूमत ने शहर के कई मसाइल को हल किया, जिनमें पीने के पानी का मसला सबसे अहम था। उन्होंने कहा कि रियासत में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम से कई गरीब खानदानों को फायदा पहुंचा। इसके अलावा KCR हुकूमत सभी गुरबा को 2,000 रुपये माहाना पेंशन भी जारी कर रही है। మరి మా డివిజన్ పిలుపునందుకొని విచేసినటువంటి బస్సు వాసులకి సందర్భంగా మన అమీర్పేట్ ఆత్మీయులందరినీ ఒకే వేదిక మీద ఇలా ఆహ్వానించాం. మన తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా రావడం, అలాగే ఆయన ఆదేశాల మేరకు అమీర్పేట్ డివిజన్ కు సంబంధించి ఇక్కడ కూర్చున్న మీ అందరికీ ఆత్మీయ సమ్మేళన కార్యక్రమం ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పార్టీ పరంగా ఇచ్చినటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం అయినప్పటికీ అన్ని కాలనీల నుంచి బస్తీల నుంచి అపార్ట్మెంట్
ఓపెన్ గా అడిగేది కార్డ్లెస్ మైక్ ఉన్నది మీ దగ్గరకు వస్తుంది. పని జరిగిందని చెప్పండి. ఒకవేళ वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने ज्यादा तलब के औकात में बरखी सारिफीन से 20% जायद चार्जेस वसूल करने की रियासत को हिदायत दी है। ताहम चंद्रशेखर राव हुकूमत बरखी सारिफीन से जायद रकम वसूल न करते हुए हुकूमत की जानिब से उस रकम की बाजपाई कर रही है। बुंदगी जिले के बीबीनगर मंडल में बीआरएस के जलसे से खिताब करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत बरखी सारिफीन से जायद चार्जेस वसूल करने के लिए नए मंसूबे को तैयार किया है और रियासतों को इस पर अमल करने की हिदायत दी है, लेकिन केसीआर हुकूमत ने बरखी सारिफीन से जायद चार्जेस वसूल न करने का फैसला किया है। ताहम इस रकम को हुकूमत अदा करेगी जो सालाना 12,000 करोड़ रुपए होंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत गरीब आवाम को बरखी की सहूलत से भी महरूम करने की साजिश कर रही है। इसके अलावा किसानों को मुफ्त बरखी की सरबराही को रोकने की भी एक साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज बीआरएस पार्टी कौमी सतह पर मकबूल हो रही है। 20% పైగా ధరలు పెంచాలి అని చెప్పి మరి విద్యుత్ ఉత్పత్తిదారులకు అవకాశం ఇవ్వడం అనేది ఇది దుర్మార్గమైన చర్య. ఇది తప్పకుండా ఈ దేశ ప్రజల్ని మరింత పేదరికంలోకి పెట్టే చర్య, దేశ పారిశ్రామిక రంగాన్ని కూడా దెబ్బతీసే చర్య. ఇది దేశంలో ఇప్పటికే 30% మంది పైగా ప్రజలు అర్ధాకలితో ఉంటున్నారు అని చెప్పి మనకు అనేక నివేదికలు వస్తూ ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా భారతదేశం పరువు పోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఇవాళ విద్యుత్ రంగం విషయంలో కేవలం ప్రైవేటు పెట్టుబడిదారు కొరకు, వాళ్ళ కొద్ది మంది కొరకు ప్రధానమంత్రి మోడీ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది చాలా దుర్మార్గంగా. कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा कि रियासत में कांग्रेस बेहतर मौक़िफ़ की हामिल है और 2023 के इंतखाबात में पार्टी कामयाब होगी। उन्होंने खम्मम जिले के वायरा में पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के मौके पर मीडिया को बताया कि कांग्रेस रियासत में पहले मकाम पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साजिश के जरिए पार्टी लीडर राहुल गांधी की रुकनीत को मनसूख करने का काम किया। ये मामला बीजेपी को उल्टा पड़ेगा। अवाम राहुल गांधी के साथ हैं। बीजेपी नाइंसाफी, मजालिम और डर फैलाने की कोशिश कर रही है। इसका नुकसान बीजेपी को आइंदा इंतखाबात में उठाना पड़ेगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं ये डराने और धमकाने की बात है। आइंदा इंतखाबात में इसके नताइज का उनको सामना करना पड़ेगा। हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में आज कांग्रेस कारकुनों ने मुसाराम बाग चौरास्ते पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया। ये मुजाहरा कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क गिर मुजाहरे का एक हिस्सा था, जो कि संकल्प सत्याग्रह के नाम से मुनक़िद किया गया। इस एहतजाज की क़यादत करते हुए समीर वलीउल्लाह ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत ने एक साजिश के तहत राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत मनसूख की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत को मनसूख करना गैर आईनी है और कांग्रेस पार्टी उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेगी जब तक कि ये नाअहली को वापस नहीं लिया जाता। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता लीडर्स, सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे जमा हुए हैं। अम्बेडकर स्टैचू के पीछे आज आए। पहले तो हम अम्बेडकर आपको हम से जाके हम एक लेटर पेश करें जिसके अंदर हम आज अम्बेडकर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, आज जिनकी बदौलत हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना और हिंदुस्तान को एक रंग दिया गया था। आज हम इनसे ही आगे इनके पास इंतजार करें कि आज जो शिकायतें करता थे उनके आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी आज हिंदुस्तान को बेच के खा जा रहे। मोदी हिंदुस्तान में आज तानाशाही कर रहे। आज मोदी की तरफ से हर चीज महंगी हो गई। एक आम आदमी जिंदा रहना मुश्किल हो गया
और आज जो हमारे लीडर राहुल गांधी के साथ इसका डिस्क्वालिफिकेशन करके ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, ये डेमोक्रेसी के साथ रेप है, मर्डर है डेमोक्रेसी का। आज हम इसके खिलाफ यहाँ पे जमा हुए और इसके खिलाफ इजाज करें। हम यहाँ पे दिशा बैठेंगे शाम के 5 बजे तक और सत्याग्रह करके हम गांधी जी के बताए रास्ते पे चलेंगे। जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ मुसराबाद चौरस्ता SBI बैंक के सामने यहाँ एक दीक्षा सत्याग्रह दीक्षा में बैठे हैं। आज हमारे लीडर राहुल गांधी जी जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आज हिंदुस्तान में 60 साल 70 साल हुकूमत करी, कई प्राइम मिनिस्टर बनाए। आज ऐसे कांग्रेस पार्टी के लीडर नुमाइंदे राहुल गांधी जी को सस्पेंड करके ऐड के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, ये एक डेमोक्रेसी का रेप है, इंसल्ट है। आज मोदी समझ रहे कि देश उनके इशारों पे नाचेगा, जो दिल में आया वो लोग कर सकते, उनके सामने कोई ताकत नहीं है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस 60 साल से हुकूमत करी। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को चला सकती। देख लो आज मोदी का क्या हुआ। 7 साल 8 साल 9 साल से हुकूमत कर रहे। आज गैस जो कांग्रेस 400 रुपए देती थी, आज वही गैस आप 1300 रुपए से खरीद रहे। तरकारी की कीमत देखो, घर की राशन की कीमत देखो। जिस आदमी की आमदनी बड़ी बनाओ, खाली खर्चे बढ़ते जा रहे, खाली खर्चे बढ़ते जा रहे। GST के नाम पे देश के साथ लूट मचा डाले। तो मेरे भाइयों, आज हम यहाँ सब इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे राहुल गांधी जी के साथ जो नाइंसाफी की गई है और मोदी को तो हमारे राहुल गांधी से डर पैदा हो गया, उनको नींद नहीं आ रही, उसके खिलाफ हम आज एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे सत्याग्रह करने के लिए जमा हुए हैं। जय राहुल। मोदी मोदी मोदी, राहुल जी तुम संघर्ष करो। वो एक होम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, तेलंगाना के अवाम को और हिंदुस्तान के अवाम को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के लड़ाई में बीजेपी कहीं पर भी नहीं था। हैदराबाद मेजर की लड़ाई में भी बीजेपी, जब उस वक्त का जनसंघ भी कहीं पर नहीं था। कांग्रेस वाले जब आंध्र महासभा के नाम पे, ग्रंथालय मूवमेंट के नाम पे, आर्य समाज के नाम पे, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के नाम पे उन लोग अपना एजुटेशन चलाए। स्वामी रामानंद तीर्थ जी। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मुत्तहिदा जिले हैदराबाद के अवाम सिर्फ वोट के हक के सिवा बाकी कोई भी हुकूक नहीं रखते। कुमर भीम आसिफाबाद जिले में 170 किलोमीटर की पदयात्रा मुकम्मल करने के बाद आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से जो फवायद यहाँ के अवाम बिलखुसूस कबायलियों को मिलने थे, 9 साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें राशन कार्ड, वज़ाइफ, ज़मीन का पट्टा, मुलाजिमत, आबपाशी के लिए पानी, कोई भी चीज़ नहीं मिली और यहाँ के अवाम को किसी चीज़ का भी हक नहीं है सिवाय वोट के हक के। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 पेपर लीक के खिलाफ बीजेपी की जानिब से मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाने के सिलसिले में बंडी संजय ने 9 रुकनी टास्क फोर्स कमेटी तश्कील दी थी, जिसका इजलास आज पार्टी ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इसमें नरसैया गौड़ और शशिधर रेड्डी ने इस इजलास की क़यादत की। उन्होंने बताया कि कल यानी 28 मार्च को बीजेपी की जानिब से
तमाम यूनिवर्सिटीज में पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और 2 अप्रैल तक 6 अप्रैल रियासत के तमाम अजला के हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मार्च निकाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी 3 मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रही है। एक, पेपर लीक की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात, दूसरा KT रामाराव की बरतरफी और तीसरा ग्रुप 1 इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए मुआवजा फराहम करने के इक़दाम किए जाएं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम एक खुला मकतूब जारी करते हुए महकमे बरकी में काम करने वाले मुलाजिमीन के मसाइल की फौरी यकसुई की दरखास्त की। अपने मकतूब में बंडी संजय ने कहा कि महकमे बरकी में काम करने वाले आर्टिसन मुलाजिमीन की तादाद 23,000 है और उनके कई मसाइल हैं जिनको हल करने में हुकूमत तसाहुली से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना में उन मुलाजिमीन ने तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मुत्तहदा रियासत में कई मुश्किलात का सामना करते हुए तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद भी उनके साथ मुनासिब इंसाफ नहीं किया जा रहा है। साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सीनियर जर्नलिस्ट तीनमार मल्लना को हिरासत में लेने के खिलाफ मुनक़दा सेमिनार को मुखातिब करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद करने वाली 3 अहम शख्सियतों प्रोफेसर कोदंडराम, विजय शांति और तीनमार मल्लना को और उस्मानिया यूनिवर्सिटी और काकतिया यूनिवर्सिटी के तुलबा को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटे और दामाद को ही तरक्की दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तीनमार मल्लना की मकबूलियत और MLC इंतखाबात में हासिल होने वाले वोटों से खौफ खाकर उन पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल में डाला गया है। నేను ఏదేమైనా కానీ నేను ఈ ముఖ్యమంత్రి గద్దె దించే వరకు కొట్లాడతానని చెప్పి ఆయన ఏదైతే శపథం తీసుకున్నాడో దాని ప్రకారంగానే పోతున్నాడు. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు చాలా మంది చాలా ప్రెషర్లు పెడుతుంటారు. న్యూస్ మీడియా ఛానల్ నడిపించినప్పుడు చాలా మంది వచ్చి లేదు మీరు ఇది చూపించదు అది చూపించచ్చు అని చెప్పి చాలా మంది ప్రెషర్ పెడుతుంటారు. కానీ మీరు నిజంగానే చూస్తే క్యూ న్యూస్ లో మల్లన్న ఒక ధైర్యంగా ఒక పట్టుదలతోని లేదు ఏదైతే ప్రజల సమస్యలు ఉన్నాయో। CPM तेलंगाना के सेक्रेटरी T वीरभद्रम ने कहा कि CPM मरकज में मोदी हुकूमत की अख्तियार करदा मुखालिफ अवाम पॉलिसियों का खात्मा करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने का मकसद रखती है। बीजेपी की जुनूनी सियासत अवामी फलाह बहबूद और समाजी इंसाफ के लिए लड़ने के अज़्म के साथ CPM के ज़ेर एहतमाम जन चैतन्य यात्रा नलगुंडा जिला पहुंची। इस मौके पर कलेक्ट्रेट से अम्बेडकर स्क्वायर तक बाइक रैली निकाली गई। वीरभद्रम ने इस मौके पर खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि वो बीजेपी के खिलाफ और उस पार्टी को शिकस्त देने के लिए BRS की हिमायत कर रहे हैं। చెప్పిన సిద్ధాంతాలు ఏంటి? వాళ్ళు చెప్పిన సిద్ధాంతం పేద ధనిక తేడా లేకుండా పోవాలి, స్త్రీకి పురుషుడికి సమాన హక్కులు ఉండాలి, హిందువుల మేలుకొరటం అంటే అన్ని కులాలు। तेलंगाना के जिले वरंगल के MGM अस्पताल में लाशों की तब्दीली का वाकया पेश आया। इस वाकये के बाद अस्पताल के मुर्दा खाने के अमले ने हकीकी लाशें उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दी। तफसीलात के मुताबिक हनुमकुंडा जिले के वांगरा मंडल मुस्तकर से ताल्लुक रखने वाला 53 साला परमेश्वर 22 मार्च की रात एलाकुर्ती क्रॉस रोड बाइक पर जा रहा था कि उसकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। शदीद जख्मी परमेश्वर को इलाज के लिए वरंगल MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी दौरान जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर मंडल के थानेदार पल्ली गांव के रहने वाले 40 साला रमेश ने 24 मार्च को खुदकशी की थी और उसे वरंगल के MGM हॉस्पिटल में उसके रिश्तेदारों ने मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दोनों की लाशों का पोस्टमार्टम MGM अस्पताल के मुर्दे खाने में किया गया। बादशाह मुर्दे खाने के अमले और पुलिस ने उनकी लाशों को दोनों खानदानों के हवाले कर दिया। उन दोनों के रिश्तेदार लाशों को अपने अपने आबाई मकामात लेकर चले गए। बादशाह जब उनकी लाशों से कपड़ा हटाकर देखा गया तो उन्हें पता चला कि लाशें उनके रिश्तेदार की नहीं है, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने अस्पताल के अमले को चौकस किया और ये लाशें अस्पताल लाई गई। बादशाह हकीकी लाशों को उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। शहर के इलाके मलकाजगिरी में कचरा उठाने वाले ऑटो के नीचे आकर 16 माह के बच्चे की मौत हो गई। मौलाली डिवीजन में आज GHMC का कचरा चुनने वाला ऑटो कचरा लेकर जाने के लिए आया हुआ था। इस दौरान एक 16 माह का बच्चा अचानक घर से निकलकर सड़क पर आया। इसी दौरान कचरे के ऑटो के ड्राइवर ने बच्चे को देखे बगैर गाड़ी अचानक पीछे ले ली, जिसके नतीजे में लड़का टायरों के नीचे आ गया और उसकी
मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। महलूक बच्चे की शिनाख्त मोहम्मद रज़्ज़ाक के तौर पर की गई है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।